नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सीएम की समीक्षा मीटिंग की। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने आपदा को लेकर एक मीटिंग ली। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा है कि पुनर्निर्माण और राहत काम की मॉनिटरिंग होगी। कहा, आपदा प्रभावितों के लिए मदद की रकम को बढ़ाया गया है। अब मदद की रकम 3800 से बढ़ाकर 5000 रुपए की गई है। पूर्व क्षतिग्रस्त हुए मकान की मदद में 95,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की रकम कर दी गई है। आंशिक क्षतिग्रस्त भवन की सहायता राशि 5200 से बढ़ाकर 7,500 रुपए की गई है। ये सभी मदद सीएम राहत कोष से ही दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए, हाल में जो आपदा आई पिछले दिनों, उसके बाद विपक्ष ने सबसे ज्यादा सरकार को इसी विषय पर घेरा। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बार सवाल उठाए और शायद उसका असर भी ये देखा जा रहा है। हालांकि सरकार भी ये दावा कर रही है कि वो हमेशा से आपदा पीड़ितों के साथ रही है। हर संभव मदद वो करेंगे लोगों की। जल्दी चाहते हैं कि पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से हों, लोगों को जो राहत मिलनी है वो राहत मिले। कुछ राहत की राशि हमने, चूँकि एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार जो घरों में पानी घुस गया है या उनका सामान खराब हो गया है, अभी तक 3800 रुपये की जो धनराशि थी, उस धनराशि को बढ़ाकर हमने 5000 करने का निर्णय लिया है। 5000 रुपये की धनराशि उसमें बटेगी। इसी प्रकार से जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त और पक्के एवं कच्चे भवन जो एसडीआरएफ की मानक सहायता राशि 95,000 है प्रत्येक भवन की, उसको हमने 1.5 लाख रुपये कर दिया है। उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एसडीआरएफ मानक के अनुसार 1,0900 रुपये है, उसके स्थान पर भी 1.5 लाख रुपये करने का निर्णय किया है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, हमने पक्ष विपक्ष दोनों को आपदा को लेकर बात करते देखा। अब सवाल यह है कि सरकार ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, वो मदद लोगों तक कैसे पहुंचेगी, कौन मॉनिटरिंग करेगा, बीच में पैसे ना रुकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घोषणा हो भी रही है तो, कारण जो भी हो, चुनावी साल हो या विपक्ष का हमला हो, कुछ भी हो। देखिए जीनत, मुख्यमंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही है कि एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पूरी बात की मॉनिटरिंग करेगी कि किस तरह से वहाँ पर राहत कार्य चल रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और लोगों को समय पर जो राहत राशि है वो बंट रही है या नहीं बंट रही है। इसके साथ ही जीनत, लंबे समय से राज्य में आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो आपदा राहत के जो मानक हैं वो बहुत कम है। उसके तहत जो धनराशि मिलती है उससे जो आपदा प्रभावित हैं उनको कोई खास मदद नहीं मिल पाती। इसी के मद्देनज़र लगातार विपक्ष भी ये दबाव सरकार पर बना रहा था कि जो आपदा के मानक हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने ये राशि बढ़ाई है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर अगर आपके घर का सामान खराब हो जाता है डिजास्टर के दौरान, तो उस राशि को 3800 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। साथ ही एक नया प्रावधान ये भी किया गया जीनत कि घरों का यदि आंगन टूट जाए या दीवार टूट जाए आपदा के दौरान, तो पहले इसमें कोई राहत नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं वो अभी कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट की मुहर इस पर लगेगी, लेकिन फौरी तौर पर ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो आपदा मानकों में परिवर्तन हो गया है। तो अब अगर आपके घर के आंगन या दीवार टूटती है तो उसके लिए भी पहली बार ये निर्धारित किया गया है कि उसको भी 5000 रुपये की तात्कालिक तौर पर सहायता दी जाएगी। ठीक, लेकिन दूसरी ओर जीनत, अगर हम देखते हैं उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या ये रही है कि बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। जीनत, उत्तराखंड में एक आमतौर पर ये समस्या देखने को मिलती है आपदा के दौरान कि यदि एक मकान है, एक मकान में 4 भाई रहते हैं और वो मकान टूटता है तो उसका मुआवजा सिर्फ एक मकान का मिलता है। तो लंबे समय से ये मांग रही है कि यदि एक मकान पर 4 भाई अलग अलग रहते हैं तो उन चारों को अलग अलग इकाई मान लिया जाए। और ऐसा 2013 की जब आपदा आई थी तो उस समय ये देखने को मिला कि तब राज्य सरकार ने तात्कालिक तौर पर केवल 2013 की आपदा के लिए मानकों में परिवर्तन किया था। अब एक मांग ये भी है कि 2013 की तरह राज्य में जो आपदा के मानक है उनमें बदलाव किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए सुनील। तो कुल मिलाकर मांग जो हो रही है, सरकार मान भी रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आपदा में मदद के लिए केंद्र सरकार के साथ यूपी, हरियाणा, हिमाचल और गुजरात के मुख्यमंत्रियों का मदद के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने आपदा के वक्त में मदद की अपील की है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संस्थानों, एनजीओ समेत दूसरी संस्थाओं से अपील की है कि वो मदद के लिए आगे आए। अब तक मदद के लिए यूपी सरकार 10 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री 1 महीने की अपनी सैलरी और समाजसेवी संस्था हंस फाउंडेशन 5 करोड़ रुपए राहत कोष में दे चुके हैं। समूह हैं
उन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, चूँकि इस समय आपदा का समय है और उत्तराखंड के लोगों को इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता है। इस समय आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी अपने स्तर से जो सहायता कर सकते हैं वो अपना योगदान देंगे। खबर नैनीताल से आ रही है। बेताल घाट में आपदा पीड़ितों का विरोध का सामना करना पड़ा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को। सोमवार को भी बलिया नाले से प्रभावित लोगों ने भट्ट के सामने अपनी समस्याएं रखी। निरीक्षण करने पहुंचे अजय भट्ट को प्रभावितों ने मदद की मांग की। मांग पूरी न होने पर चुनाव में विरोध करने की बात कही। हालांकि इसके बाद मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो मंत्री ने कहा कि लोगों को नाराजगी दिखाने का हक है। हमेशा की समस्या है यहाँ पर, कभी भी ये कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। हम सभी चिंतित हैं। लोगों का आक्रोशित होना भी लाजमी है, उसको हम बुरा भी नहीं मानते हैं, पर इस समय हमारी सरकार पूरा इसका सॉल्यूशन चाहती है। कांग्रेस में चुनाव से पहले सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन हाल ही में शामिल हुए सीनियर नेता यशपाल आर्य को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये दिल्ली से तय होगा। इस बात पर बीजेपी की भी नजर बनी हुई है। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होनी है। मीटिंग कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी, जिसमें उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी और एजेंडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल भी शामिल होंगे। वहीं दिल्ली दौरे पर यशपाल आर्य के लिए भी जिम्मेदारी तय हो सकती है, जो खुद 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं और ये प्रश्न भी मेरे जेहन में है कि मैं इस पर चर्चा करूं। देखिए, उनका बहुत बड़ा उपयोग है और वो तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार सभी पदों पर विराजमान रहे हैं, तो उनके पार्टी ने निश्चित तौर पर कोई कार्य योजना बनाई होगी जिसके तहत उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। 2022 का चुनाव कांग्रेस ने यशपाल आर्य के अध्यक्ष रहते ही जीता था। ऐसे में 10 साल बाद एक बार फिर जीत दिलाने में यशपाल आर्य का बड़ा रोल होगा। इतना ही नहीं, जल्द कुमाऊं में यशपाल आर्य को लेकर बड़े प्रोग्राम की भी तैयारी है, जिस पर बीजेपी की भी नजर है। वो तो कांग्रेस का है, वो उनको बड़ा दिखाएगी। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो उनको नेता घोषित भी कर दें। कहाँ करते हैं? मैनिफेस्टो कमेटी का उन्हीं को चेयरमैन बनाए, उनको कम से कम कुछ मिले तो। हाँ, कहाँ बना रहे उनको? यशपाल आर्य को चुनाव में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये जल्द साफ हो जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि बड़े दलित नेता के तौर पर यशपाल आर्य का नाम और काम पूरे प्रदेश के साथ कुमाऊं में भी खास फायदेमंद होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी आज हल्द्वानी दौरे पर हैं, जहां पर वो आपदा राहत की समीक्षा बैठक करेंगे। अनिल बलूनी कुमाऊं कमिश्नर और डीएम के साथ बैठक करेंगे। खबर लोहाघाट से आ रही है, जहां 19 अक्टूबर की रात आई आपदा में एक ही परिवार के 4 लोग काल की गाल में समा गए। आपदा में पत्नी, पति और 2 बच्चे जो है इसकी चपेट में आए, उनकी मौत हो गई। आपदा के 6 दिन बाद सड़क खुलने के बाद सांसद अजय टमटा गांव पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इस समय परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दर्दनाक हादसे को देखते हुए जिस प्रकार से आपके भी ध्यान में है कि इस परिवार में अब वैसे सीधे कोई आश्रित नहीं है। वो परिवार के 2 बच्चे और उनके माता पिता, उनके बुजुर्ग माता पिता कोई थे नहीं, तो इसलिए उनके जो भाई डिपेंडेंट हैं, तो उनको भी क्योंकि जो आहत हुआ है परिवार, उनको भी कोई राहत मिल सके, इसलिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। चंपावत मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर 19 तारीख को जो आपदा हुई है उसमें 4 लोग जो मकान जमींदोज हुआ था उसमें दफन हो गए, जिसको बाद में रेस्क्यू करके निकाला गया। ये उन्हीं कैलाश का घर है। देखिए जी, इस कैलाश जो आपदा जो आई थी, जो घर बहा, उससे पहले इसमें रह रहे थे। कुछ ही घंटे पहले यहाँ से सिर्फ ये घर पानी लीकेज कर रहा था, तो उसको छोड़कर यहाँ पर आए, जहाँ पर उनका एक नया घर बना हुआ था। देखिए यहाँ पर आज अगर हम आए हैं तो कहीं भी ऐसे निशान नहीं मिल रहे हैं कि कहीं पर घर था। और ये जो पहाड़ी से जो मलबा आया, वो मलबा पूरे तरीके से आके उस मकान को जमींदोज कर गया और उसके अंदर 4 जिंदगी दफन हो गई और 4 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम है। ये बता रहा है कि जो पहाड़ में जो आपदा आई है उसने किस तरीके से कहर बरपाया है।
कमलेश भट्ट, न्यूज 18, सुल्ला गांव। उधर हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। डेंगू पर समय से कदम न उठाए जाने की वजह से हरिद्वार जिले में प्रदेश के सबसे ज्यादा यानी कि 185 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल रुड़की के सिविल अस्पताल में डेंगू के 12 मरीज भर्ती हैं। हरिद्वार के नए सीएमओ ने बताया है कि पिछले दिनों कोरोना महामारी की वजह से डेंगू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की टीम इसे लेकर लगातार काम कर रही है। अब तक हमारे यहाँ 185 केस निकले हैं पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। सर्वाधिक उसमें नारसन खास करके गांधा रौना और उस तरह जो है गांव वहाँ है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में जागरूकता, अपने प्रति साफ सफाई, अपने आसपास में साफ सफाई जो हम और आप नहीं रख पाते हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोरोना काल शुरू होने के साथ बंद हुए ऑफलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो वो अभी भी शुरू नहीं हो पाई। क्लासेस शुरू नहीं होने से परेशान स्टूडेंट्स में अब गुस्सा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली के बाद पीजी क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स की मांग है कि विश्वविद्यालय को पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए खोला जाए। कि जब सारी चीजें खुल गई हैं, यात्राएं खुल गई हैं, स्कूल खुल गया जब, तो आप क्यों यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाह रहे हैं? हम सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, सारे स्टूडेंट्स की यही मांग है कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, लाइब्रेरी खोली जाए, हॉस्टल्स खोले जाए। अब हम भी चाहते हैं कि जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, क्लासरूम टीचिंग हो रही हो। ऑफलाइन हमारे यहाँ उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। सीएम धामी ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इन संपर्क मार्गों पर कितनी लागत लगेगी इसकी भी जानकारी सीएम धामी ने दी है। साथ ही इस निर्माण कार्यों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि सड़क मार्गों पर हो रहा ऐतिहासिक कार्य। नैनीताल से खबर है, यहां नैनी झील में एक शव मिला था। पहचान हुई लंगम हॉस्टल के जयप्रकाश के रूप में। फिलहाल अभी हत्या है या आत्महत्या, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने झील से शव को बाहर निकाला। इसकी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मिसिंग है यहाँ लंगम का, तो उनके परिजनों को भी सूचना की जा रही है। सोमवार की शाम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज में जंगल से घास लेने गई महिलाओं के एक झुंड पर जंगली हाथी ने अचानक हमला बोल दिया, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम घास से आ रहे थे गड्ढा लेके, हाथी ने इन्हें गिरा दिया और 3 जनों को गिरा दिया और ये भाग के उधर को चले गई। फिर हम आए तो हमने उनको खड़ा करा, फिर उधर को रास्ते आए हम दूसरे रास्ते से। आज फूलताल ब्लॉक के कंपार्टमेंट नंबर 8 में कुछ महिलाएं घास काटने गई थी, जिसके दौरान हाथी द्वारा उन पे हमला किया गया और हमला के दौरान 3 महिलाएं काफ़ी सीरियस रूप से घायल हुई हैं, जिनको स्टाफ द्वारा हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है और वर्तमान में हमारे स्टाफ और रेंज ऑफिसर उनके पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं पहाड़ एक्सप्रेस पर। पौड़ी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 3 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी। अल्मोड़ा में सट्टा लगाने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, 90,000 रुपए और सट्टे की पर्चियां भी बरामद। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में धरना दिया। विधायक का कहना है कि आपदा में सबसे अधिक नुकसान उनकी विधानसभा में हुआ। कोटद्वार में खो नदी में युवक का शव बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने शव को पुलिस के हवाले किया। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।